Well, dear students, last class we were in the studied about the introduction. Today I am coming to the structure of respiratory system, and then we'll study about the mechanism of respiratory system. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें. रेस्पिरेटरी सिस्टम. पिछले क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन में ह्यूमन रेस्पिरेशन के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे. आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने जा रहे हैं. इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों को जो ऑर्गन्स के विषय में पढ़ना है वह कुछ इस प्रकार से हैं. फर्स्ट नोज, सेकेंड फैरिंग्स, थर्ड लैरिंग्स, इसके बाद विंड पाइप दैट इज ट्रैकिया. विंड पाइप के बाद लंग्स. ये मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स हो गए. इसमें कुछ हेल्प करता है डायफ्राम एंड रिब्स मसल्स. इसके स्ट्रक्चर को शॉर्टकट में हम लोग समझ लें. ये हम लोग का बुकल कैविटी है. इसके ऊपर में यह नेजल पैसेज है. इस नेजल पैसेज में यह फैरिंग्स, जो कि ब्रॉडली 3 पार्ट्स में बटा होता है. यहां पे विंड पाइप शुरू होता है और विंड पाइप का ओपनिंग स्वेलन पोर्शन होता है, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं. और यहीं से विंड पाइप लगा हुआ होता है. इसके ऊपर में इस प्रकार से लीड पाया जाता है, जो इसको कवर करके रखता है. इसको इस विंड पाइप पे कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, हाफ रिंग्स पाई जाती हैं. और ये कार्टिलेजिनस रिंग फिर फर्दर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं. राइट साइड में थोड़ा यह छोटा और मोटा होता है, लेफ्ट साइड में यह बड़ा और पतला हो जाता है. एंड हियर देयर आर 2 लंग्स इन सच ए वे. इस प्रकार से यहाँ पे 2 लंग्स पाई जाती हैं. ये लंग्स डायफ्राम पे रेस्ट करता है, या डायफ्राम है. ये है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर हम एक डायग्रामेटिक फिगर बनाएं ह्यूमन का, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा. यहां पे ये डायफ्राम है, जिसके वजह से यह ट्रंक, टोटल ट्रंक 2 भागों में बढ़ जाता है. एक को कहते हैं थोरैक्स, या इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं, और इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं. इस प्रकार से यहां पे यह 2 भागों में बटा हुआ होता है.
इसको डायफ्राम बोलते हैं। यह डायफ्राम होता है, मस्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिसके वजह से पूरा का पूरा ट्रंक दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर वाले को थोरैक्स और नीचे वाले को एब्डोमेन कहते हैं। इसी थोरैसिक कैविटी में लंग्स पाया जाता है। यहां पे या फिर छोटे छोटे ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। फिर फर्दर ये छोटे छोटे ब्रांचेज में इस प्रकार से बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे ब्रांचेज में बढ़ जाते हैं। सब पर इस प्रकार से कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं। और बाद में यहाँ पे बिना रिंग्स वाली इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये भी छोटे छोटे भागों में बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके विषय में हम लोग लंग्स पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आते हैं फर्स्ट नोज पे। तो वन नोज होता है सेंटर में ऑफ द फेस के सेंटर में पाया जाता है। इट हैज टू ओपनिंग्स, इसके दो ओपनिंग्स होते हैं, एक फेस पे और एक भीतर साइड में। और इस ओपनिंग को नेयर्स कहते हैं। और ये नेयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। यह एक्सटर्नल नेयर या इंटरनल नेयर और यह नेजल पासेज। यह नेजल पासेज एयर को वार्म करता है ताकि एटमॉस्फेयर का एयर हमारे भीतर सिस्टम के साथ में मैच कर जाए। यह बुकल कैविटी होता है। तो इस इंटरनल नेयर के साथ में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैरिंग्स। ये फैरिंग्स तीन प्रकार के होते हैं। एक इसको बोलते हैं नैजो फैरिंग्स, इसको बोलते हैं ओरोफैरिंग्स और जो लैरिंग्स के पीछे होता है उसको बोलते हैं लैरिंजियो फैरिंग्स। इस फैरिंग्स के बाद फिर फूड पाइप का ओसोफेगस कनेक्टेड होता है। लेकिन इस ओरोफैरिंग्स के बाद यहाँ पे जो दो ओपनिंग हो जाती है, एक फूड पाइप की, एक विंड पाइप की। तो विंड पाइप का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है वो स्वेलेंट पोर्शन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स या इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इसके ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। इसके साथ में जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, जिस पर हाफ कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है। यह दो भागों में बढ़ जाता है जिसको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। और फिर यह फर्दर ब्रोंक्यूल से बढ़ जाता है जिस पर कोई कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं पाई जाती है, जिसका टर्मिनल एंड स्वेल कर जाता है और इसको बोलते हैं एयर सैक। और इस एयर सैक में बहुत सारे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। इस प्रकार से लंग्स दो प्रकार के होते हैं, दो, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड का लंग्स
जिसमें 2 फीसर पाई जाती हैं, 2 ग्रुप डीप ग्रुप पाई जाती है, जिसकी वजह से 3 लूप्स में बढ़ जाता है, जबकि लेफ्ट लंग्स पतला होता है और ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। तो खैर, ये तो नोज और नेजल पैसेज की बात की। सेकेंड, फैरिंग्स, ये 3 प्रकार का होता है, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंजियोफैरिंग्स, जिसमें नेजो और ओरोफैरिंग्स के साथ साथ विंड पाइप जुड़ा हुआ होता है। थर्ड, विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, इसमें अपर स्वेलन पोर्शन होता है और इस अपर स्वेलन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल, या इसी को बोलते हैं लैरिंग्स। इसी के भीतर में मेम्ब्रेन पाई जाती है और यह मेम्ब्रेन ऑसिलेट करता है, जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। फीमेल में इसका ऑसिलेशन फास्ट होता है, जिसके वजह से फीमेल में पिच काफ़ी अधिक होता है और मेल में यह ऑसिलेशन थोड़ा धीमा होता है, जिसके वजह से यहाँ पे पिच थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद देखिए, यह मेम्ब्रेनस पाइप होता है, जिसको विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं, जिस पर हाफ कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, जो कि इस ट्रैकिया को दबने नहीं देता है। एयर अगर उसमें से निकल जाए तो इस दोनों मेम्ब्रेन को आपस में चिपकने नहीं देता है। ये ट्रैकिया फाइनली डिवाइड्स हो जाता है इनटू 2, 1 स्मॉल एंड ब्रॉडर while other is thin and longer bronchus। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर के मामले में देखें तो नोज, फैरिंग्स, लैरिंग्स और विंड पाइप देख लिए। अब थोड़ा लंग्स देख के मैकेनिज्म पे हम लोग आते हैं। अब इसमें लंग्स की बात करें तो लंग्स 1 पेयर होता है इन द thoracic cavity, राइट लंग्स बड़ा होता है एंड divided into 3 lobes through transverse and oblique fissure। तो यहां पे ट्रांसवर्स फीसर, ऑब्लिक फीसर, जिसके वजह से लंग्स 3 लोब्स में बढ़ जाता है, जबकि left lungs is small and is divided into 2 lobes through oblique fissure। इस oblique fissure के माध्यम से 2 भागों में बढ़ जाता है।
इंटरनल पार्ट्स ऑफ लंग्स। लंग्स के भीतर में मुख्य तौर पे एक ब्रोंकस पाया जाता है, दूसरा ब्रोंक्यूल्स पाया जाता है, तीसरा एयर सैक एंड एल्वियोली पाया जाता है। तो ट्रैकिया डिवाइड करके कार्टिलेजिनस रिंग्स लाइक स्मॉल ट्यूब्स फॉर्म करती है, जो कि 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये बढ़ जाती है, ये प्राइमरी या सेकेंडरी और फिर यह सेकेंडरी बटा टर्शियरी। तो इस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये फिर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, जिसमें कोई कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं पाई जाती है और उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। नो कार्टिलेजिनस रिंग्स। और ये कई भागों में बंटने के बाद फाइनली या रेस्पिरेटरी, लोबुलर, रेस्पिरेटरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। लोबुलर, टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी। ऐसे पहले लोबुलर, यानी कि अगर हम बात करें ये ट्रैकिया, यहाँ पे ये हमारा ट्रैकिया है। इस प्रकार से यह ट्रैकिया बढ़ जाता है इस प्रकार से 2 पार्ट में, और फिर यह बढ़ जाता है ऐसे छोटे छोटे भागों में, जिस पर कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं। यह प्राइमरी, इसके बाद यह सेकेंडरी और यह टर्शियरी। इस प्रकार से टर्शियरी भागों में बढ़ जाने के बाद ये फिर छोटे छोटे भागों में बढ़ती है और उसके बाद फिर फाइनली यह बिना कार्टिलेजिनस रिंग्स की इस प्रकार से पाई जाती है, जिसमें इसको लोबुलर, ये रेस्पिरेटरी और यह टर्मिनल। यह टर्मिनल फिर आगे साइड में यह बनता है एल्वियोलर डक्ट। यह एल्वियोलर डक्ट आगे में स्वेल कर जाता है और इसको कहते हैं एट्रियम, और इस एट्रियम से फिर माइन्यूट इस प्रकार से 2, 3 या 4 इस प्रकार से सैक लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं और यहीं पे इस प्रकार से सैक लग जाते हैं और इन सैक को एयर सैक कहते हैं। वास्तव में यह एयर सैक बहुत सारे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के बने हुए होते हैं,
या फर्दर इस प्रकार से छोटे छोटे माइन्यूट ट्यूब्स में कन्वर्ट होती चली जाती है और प्रत्येक ट्यूब इस प्रकार से सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है और इस प्रकार से यहाँ पे न्यूमरस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी कि वह कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये हो गया लंग्स। अब इस लंग्स के बाद हम लोग आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन मुख्य तौर पे 3 पार्ट्स में बटा होता है ह्यूमन में। एक को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, जिसके 2 पार्ट होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। समटाइम्स इसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी कहते हैं। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और थर्ड वन सेलुलर या ट्रू रेस्पिरेशन। इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब देखें, फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पहले तो इसको हम लोग कुछ डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें, शायद पिछले क्लास में भी बताए हुए थे। यह एल्वोली हो गया, इसके चारों तरफ कैपिलरीज पाई जाती है और यहीं पे साथ में सेल पाया जाता है। जो फर्स्ट फेज होता है, यहां पे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स तक जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। यह हमारा फर्स्ट फेज कहलाता है और यह होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकेंड फेज, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, यहां पे 2 काम होता है, एक एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपोर्ट। तो एक बार एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहां पे, यह ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया यहां पे और ये ऑक्सीजन फिर कैरी किया जाता है और फिर यहां पे आने के बाद सेकेंड टाइम एक्सचेंज होता है सेल में। या सेल हो गया या एल्वियोली हो गया। उसी प्रकार से जब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर जाता है तो एक या कार्बन डाइऑक्साइड एक बार एक्सचेंज करता है, फिर ये कैरी किया जाता है और कैरी करके फिर ये लंग्स में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंचा CO2 और यहां से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये सेकेंड पार्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ेंगे। और जो थर्ड पार्ट है, जो एक्चुअल में सेलुलर रेस्पिरेशन है, यहां पे यह फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है और टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी फॉर्म करता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो जाता है। तो बेसिक तौर पे ये मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, जिसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या उस प्रकार का रेस्पिरेशन है जो वास्तव में या फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, जहां पे सिर्फ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर
टू द एल्वियोली ऑफ लंग्स, लंग्स तक। ये ऑक्सीजन लंग्स तक जाता है, इसके एल्वोली तक जाता है और यहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला आता है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन कैरी किया जाता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वियोली। जबकि सेकेंड पार्ट एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को मूव किया जाता है फ्रॉम सेल टू फ्रॉम एल्वोली टू एटमॉस्फेयर। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। अगले क्लास में हम लोग इस मैकेनिज्म को ठीक से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।